नमस्कार, एनडीटीवी पर चुनाव की इस विशेष कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं आरजू साई और हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और निर्णायक चरण में आज कुल 93 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कई दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और पिछली बार अखिलेश हमने देखा कि कुछ मतदान जो है वो कम हुआ, जिसके चलते अब सभी पार्टियों ने ये दावा भी कर दिया है कि जीत उन्हीं की होने जा रही है। पहले दौर के मतदान में जो कम प्रतिशत रहा है, जाहिर सी बात है कि वो चिंता की बात है, क्योंकि सिर्फ 63% ही मतदान वहां पर हुआ। अमूमन गुजरात में करीब 70% मतदान होता है, तो ये जो 7% की गिरावट आई है, इसी को लेकर के आकलन हो रहा है कि ये किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बीजेपी ने यह दावा किया था कि जो पिछली बार के मतदाता थे उसकी तुलना में 10 लाख ज्यादा लोगों ने वोट इस बार डाला है, तो पार्टी को ये उम्मीद है कि शायद उसको उतना नुकसान ना हो जिस तरह की बात कही जा रही है। बहरहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी कल रात को ही वहां पहुंच गए थे। सबसे पहले अपनी मां हीराबा से मिलने गए थे, उनका आशीर्वाद लिया था। उसके बाद जो श्री कमलम बीजेपी का मुख्यालय है प्रदेश में, वहां पर बैठक हुई थी गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ। और अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी 8:30 बजे रानीप में जो स्कूल है वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले करीब 20-25 साल से हम देखते हैं हर चुनाव में अदिति पीएम मोदी इसी मतदान केंद्र पर जाते हैं और हमारे सहयोगी अंकित वहां पर मौजूद है, जहां पर कि पीएम अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अंकित, वहां पर आप मौजूद हैं। ये जो मतदान में गिरावट आई थी पहले दौर में, उसके बाद कई तरह के आकलन किए जा रहे हैं और ये भी कोशिश की जा रही है कि ये जो दूसरा दौर है, अंतिम दौर है गुजरात विधानसभा चुनाव का, इसमें पूरी ताकत लगाई जाए, मोबिलाइजेशन किया जाए, लोगों को घर से निकाला जाए और उसका शायद असर भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग इस वक्त ये निशान स्कूल जो है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे आप बता रहे हैं पिछले कई सालों से वोटिंग करते हैं, उसके बाहर खड़े हैं और यहाँ पर बिल्कुल अभी मतदान शुरू हुआ है। तो आप ये पहले मतदाताओं को स्कूल के अंदर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप लाइन देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि जो इलेक्शन कमीशन की अपील है और जो मोबिलाइजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि पहले चरण में जो कम मतदान हुआ है उसको कम से कम भरपाई दूसरे चरण में जरूर की जाए। और खासतौर से अखिलेश, अगर आप ये देखें पूरा, तो जो क्योंकि अहमदाबाद का एरिया है, शहरी इलाका है, यहीं पे उदासीनता इससे पहले देखी गई थी। सूरत में बहुत ज्यादा मत प्रतिशत नहीं देखा गया था, तो अभी कम से कम इस जगह पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 25 मिनट बाद यहां पे वोट डालने आएंगे, वहां पर भारी संख्या में आपको लाइन भी दिखाई पड़ेगी, लोग भी दिखाई पड़ेंगे और सुबह सुबह यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। इसका एक बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद है। बहुत सारे लोग इस जगह पर आकर वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो उनको देख भी पाएंगे। मैं कुछ कोशिश करता हूं कुछ लोगों से यहां पर बात करने की और जो थोड़ा माहौल है यहां पर उसकी समझने की। आप मैडम सुबह सुबह आ गए वोट डालने के लिए, तो पहले अच्छा इलेक्शन जल्दी वोट डाल दीजिए जिससे कि गर्मी से और घर के काम आराम से हो जाए। बाकी आराम थी काम थई जैसे पण वोट आपा। तो महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? कोई नहीं, सारा ये कोई नहीं है। मोदी बहुत अच्छे लोग। अच्छा, ये आप यहाँ पर एक कांस्टेंट सुनेंगे, क्योंकि हम अगर कहा जाए तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसके गढ़ में इस वक्त खड़े हुए हैं लोग। क्योंकि हम तो कोशिश यही करते हैं किसी से ये ना पूछा जाए कि आप किसे वोट डाल रहे हैं, लेकिन वो मोदी का जो नाम है उसे लेने से लायक यहाँ पे लोग हिचकते नहीं है। आपका तो वोट भी नहीं है, आप क्या करने आए हो सुबह सुबह यहाँ? आपके साथ आए हैं, तो ये बच्चे भी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। आप मोदी को देखने आए हैं, आप वोट डालने आए हैं और बेटा मोदी को देखने आए हैं। अच्छा, तो यहाँ तो बहुत सालों से प्रधानमंत्री यहीं पर वोट डालने आते हैं। हम आते हैं ना रोज क्या हर साल आते हैं। हर साल आते हैं, जब भी चुनाव होता है प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं। एक ही रूम में रहता है वोटिंग हम लोग। अच्छा, आपका और उनका वार्ड एक ही है? एक ही रूम में आप और वो मतदाता एक ही वार्ड के वोटदाता है? यस राइट। अच्छा, तो कैसा होता है प्रधानमंत्री के जब वार्ड में आप लोग वोट डालने जाते हैं? ग्रेट रहेगा ना, खुशी रहती है? खुशी रहती है। अच्छा, खुशी बात। सर क्या इश्यूज हैं इस बार वोटर्स के? गुजरात में देखा जाए तो हम बहुत अच्छे खुश हैं। बेसिकली यहाँ मोदी जी वो है, ठीक है, वो हमारे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपना हक अदा करने आया हूँ। आई एम जस्ट हैव अ राइट टू वोट एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर। बिल्कुल, और जरूरी बात ये भी है, युवा मतदाता हैं आप, युवा आपका फर्स्ट टाइम है, कांग्रेचुलेशन पहले तो। आपका क्या इश्यूज है जब आप आज वोट डालने जाएंगे? तो अभी तक तो स्टार्टिंग है, ऑफ कोर्स ये पहली बार है मेरे लिए,
तो अभी पहली बार वोट डाल रहे हो तो पापा की बात सुनकर डाल रहे हो या अपने मन से डालोगे? अपने मन से डाल रहे हैं। अपने मन से डालोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये देखेंगे लगातार बहुत सारे वोटर्स यहाँ पर लगातार अंदर जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, और जो शायद जो आपको नेताओं के हाथ में विक्ट्री साइन दिखाई पड़ता है, ऐसा भी दिखाते हुए हमें बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर वोट डालने आए हुए हैं, तो कम से कम यहाँ पर ऐसा जरूर लग रहा है। जी अंकित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये आप गढ़ में खड़े हुए हैं, लेकिन आप दूसरे इलाकों में भी जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वोटरों के दिमाग में बदलाव को लेकर कुछ नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पे। लेकिन ये जो उदासीनता दिखी, इसकी क्या वजह है? ये जो वोट प्रतिशत कम हुआ, क्या आप लोगों को लगता है कि जो चला आ रहा है वही रखना है, या क्योंकि अगर बदलाव की तरफ दिखता तो कई बार देखा जाता है कि जब बदलाव चाहते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मतदान होता है? जी, इसके दो पहलू हैं सोचने के, क्योंकि अगर आप देखें कि शहरों में, जैसे कि सूरत की अगर हम बात करें, राजकोट की अगर हम बात करें, वहां पे पहले चरण में मतदान कम हुआ। यूजुअल जो परसेंटेज रहती है उससे कई जगह पे 10% तक मतदान कम हुआ है। तो वहां पर देखकर जरूर ऐसा लगता है कि उदासीनता है या फिर कंटिन्यूटी की तरफ लोग चाह रहे हैं, ऐसा आकलन किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ट्राइबल इलाके सौराष्ट्र के देखेंगे, आप कच्छ के इलाके देखेंगे, आप साउथ गुजरात के इलाके देखेंगे, वहां पर 70% से ऊपर मतदान हुआ है, जो कि हमेशा काफी ज्यादा रहता है। तो वहां पर अगर आप देखें तो हो सकता है कि लोगों की वहां पर समस्याएं ज्यादा हैं। और जिस तरीके से हम लोग गुजरात में घूमे हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि शायद अहमदाबाद में आप यहां खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। आप यहां से अहमदाबाद से बाहर निकलें, हाईवे से थोड़ा सा नीचे उतरे, कई तरह की लोगों को परेशानियां हैं। शहर में भी ऐसी बात लोग करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, 27 साल का है, कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्या वो विकल्प के तौर पर किसी और को देखते हैं? ये चुनाव 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे वो इस बात की तस्दीक करेगा कि ऐसा नहीं है कि यहां पर परेशानियां नहीं है या सरकार से लोग, जो यहां की लोकल सरकार है उससे बहुत खुश है। जो मुख्यमंत्री हैं, शायद उसका नाम आप 10 लोगों से पूछेंगे तो उसमें से 8 लोग बता नहीं पाएंगे, लेकिन मोदी फैक्टर शहरों में और साथ ही साथ एक कंटिन्यूटी की जो बात हो रही है, क्या उन्हें कोई और विकल्प दिखता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अंकित, जब ये मतदान कम हुआ है, इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ खास इंतजाम इस बार किए हैं? जैसे कई जगह पर पिंक बूथ बनाए जाते हैं और खास इंतजामात किए जाते हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, इसको लेकर आप कुछ वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, और जैसे कि आप अखिलेश जी ने बहुत सारे चुनाव कवर करे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि बड़ा अनयूजुअल था कि इलेक्शन कमीशन ने 2 चरणों के बीच में आके इतनी एक अपील करी, कहा कि, और स्पेसिफिकली कहा कि शहरों में निकल कर आइए। उस पर ऑपोजिशन ने थोड़ा तंज भी कसा कि देखिए शायद डर है कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल को, इस वजह से इस तरह की अपील हो रही है, क्योंकि शहरी मतदाता अमूमन माना जाता है गुजरात में कि नरेंद्र मोदी के मतदाता हैं। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन की अपील भी कटघरे में आई, लेकिन कोशिश जारी है। अगर आप, हम लोग यहां पे, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग रास्ते में भी आ रहे थे और पूरे अहमदाबाद शहर में जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स लगाकर लोगों को बाहर निकल के मतदान करने की बात कही जा रही है। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने कम से कम दूसरे चरण में आए, जिससे कि पहले चरण की जो उदासीनता है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, उसके ऊपर कम से कम थोड़ा सा उसे कवर अप किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, आपके पास हम लौटेंगे। और जो बात कही जाती है कि पहले जलपान फिर मतदान, कम से कम रानीप में जिस बूथ पर आप खड़े हैं वहां तो ये दिख रहा है कि लोग जलपान बाद में करेंगे लेकिन पहले मतदान करेंगे, और शायद इसलिए इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। शुक्रिया आपका अंकित, हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे। और आज जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ देश रतन निगम जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विंग कमांडर रिटायर अनुमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस, अंबिकानंद सहाय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राकेश हिपारा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मैं देश रतन निगम जी आपके पास आना चाहूँगा। अभी हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे कि ये बड़ा अनयूजुअल है कि एक दौर का मतदान खत्म होने के बाद चुनाव आयोग बीच में ही इस तरह की अपील लोगों से करे कि वो भारी संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकले। लेकिन ये तो चुनाव आयोग का काम है, वो ये तो हमेशा मुहिम चलाता है, कैंपेन करता ही है कि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन जो पहले दौर में कम मतदान हुआ, क्या ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है? जैसा आपने चुनाव आयोग के बारे में बताया कि ये उनका काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें और वोट करें, ये मेरा भी आग्रह है गुजरात की जनता से। सारे लोग आके बाहर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोट डालें।
और सबको ऐसा आग्रह करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की जीत तभी होती है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बाहर आके वोट करें। और चुनाव आयोग पहले भी करता रहा है और ऐसी कोई नई बात नहीं है इस विषय पे। ये कहना अपोजिशन का कि उन्होंने इसलिए किया है, तो मैं समझता हूं क्या अपोजिशन चाहता है कम वोटिंग हो? तो ये चीजों का इस राजनीति में हमें नहीं पड़ना चाहिए। निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसे करने देना चाहिए। और बाकी रही आप कह रहे हैं कि वहां पर अगर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है जिसका बीजेपी को नुकसान होगा, मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि जैसा आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे, कंटिन्यूटी और निरंतरता की बात वहां चल रही है। और जब लोगों को सत्ता परिवर्तन करना होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर आते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है निरंतरता की तरफ उनका एक इशारा है। वैसे हम अभी इस विषय पे बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते। शाम को 5:30 बजे के बाद हम लोग अपने स्पेकुलेशन या एग्जिट पोल्स होते हैं उन पर हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि वहां पर एक अच्छा कंटेस्ट हो रहा है, सब लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी है और सबको हमारी शुभकामनाएं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो। और मे द बेस्ट कैंडिडेट विन, जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट उस इलाके का है वो जीते, जो जनता के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल देशरतन जी, और यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस बार की मुकाबला जो है, अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलता था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। राकेश इपारा है हमारे साथ, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। राकेश जी, दूसरे चरण तक आते आते आम आदमी पार्टी का जो प्रचार था वो कुछ ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, क्या वजह थी? क्योंकि हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री ने उसके बावजूद भी 4-4 रैलियां की, बड़ा एक रोड शो भी उन्होंने किया, गृहमंत्री खुद वहां पर गुजरात में मौजूद थे। लेकिन क्या यहां पर ये जो नगर निगम के चुनाव हुए दिल्ली में, उसमें आप लोग व्यस्त हो गए, या वहां पर लगा कि अब पहले चरण में जो जोर मार रहे थे उतनी जोर आजमाइश नजर नहीं आई दूसरे दौर के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरे चरण के लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध है और काफी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपने जैसे बताया कि एमसीडी का जो चुनाव था उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर हो सकता है कि भाई जो स्टार कैंपेनर है या हमारे जो नेशनल लीडर है वो वहां पे वोटिंग, क्योंकि 4 दिसंबर को जो दिन था, वोटिंग का दिन था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर हो सकता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के स्टेट के जो भी हमारे लीडर्स है, सुदान भाई है, गोपाल भाई है और बाकी सारे जो लीडर्स है, वो बिल्कुल जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जमीन पर है। और पहले चरण से ज्यादा उम्मीदें हमें दूसरे चरण में है। जी, अंबिका नंद सहाय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंबिका जी, आपने इतने चुनाव कवर किए हैं, इतने चुनाव देखे हैं, इस बार जो गुजरात में इलेक्शन हो रहा है उसमें कोई खास बात आप देख रहे हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं दूर से देख रहा हूं गुजरात को, और पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज स्पष्ट दिखाई देता है कि लोगों में थकावट है, थोड़ी नीरसता भी है। शायद इसीलिए मतदान प्रतिशत कम हुआ। ऐसी लोगों की उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी के त्रिकोणीय मुकाबला बनाने पे बहुत रोचक चुनाव हो जाएगा, तो वैसा लगता नहीं है। बाय एंड लार्ज ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के ही बीच है। अब आइए, दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, और खासकर गुजरात में, कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है जी, लोगों की लोकल गवर्नमेंट से नाराजगी भी अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात में आज भी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल। और मोदी जी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी वोट लाती है। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं वर्षों से, कि बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी आर 2 डिफरेंट एंटिटीज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जी, अगर मोदी जी को अलग कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होती, मैं अनुमान भी नहीं लगाना चाहता, सब जानते हैं।
बिल्कुल, हमारे सहयोगी सोहित भी हैं यहाँ पर। जी अंबिका जी, आपके पास आएंगे, एक एक बार हमको सबकी प्रतिक्रिया लेनी है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो विरमगाम अहमदाबाद की जो सीट है वहां पर है, जहां पर हार्दिक पटेल अपना वोट डालने जा रहे हैं। अखिलेश, हमने देखा था कि पिछली बार किस तरह से हार्दिक पटेल जो है बीजेपी को टक्कर देते हुए जो पाटीदार आंदोलन था उसके अगवा थे वो, और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि वो साथ में ही आ गए यहाँ पर। तो सोहित, किस तरह का असर आप यहाँ पर देख रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर जनता के नजर आए आपको? जी बिल्कुल अदिति, जो आपने सबसे पहले बात कही, जो 2017 चुनाव की बात करें, 21-22 साल के हार्दिक पटेल थे, जो पाटीदार एजिटेशन था वो बड़े पैमाने पर देखने मिल रहा था। और उस समय क्योंकि उम्र उनकी 25 साल से कम थी, तब वो चुनाव तो वो नहीं लड़े थे, लेकिन लखाभाई भरवाड़ जो कांग्रेस के यहाँ के विधायक हैं, उनके लिए उन्होंने उस समय पर प्रचार भी किया था, उनके लिए समर्थन भी यहाँ पर जुटाया था और वो यहाँ से विधायक बने थे। 2022 में उनके खिलाफ हार्दिक पटेल लड़ रहे हैं। हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। वो सुबह आए थे और उन्होंने कहा है कि कुछ समय में वो जब निकलेंगे तब वो मीडिया कर्मियों से भी बात करेंगे, तो उसका इंतजार होगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है। हार्दिक पटेल की अगर बात करें तो अब से कुछ महीने पहले तक वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में रहकर बीजेपी के खिलाफ कई सारी चीज़ें कह रहे थे। हाल ही में जब वो बीजेपी में आए तब एक बार फिर से वो उन्होंने कहा कि किस तरह से चीज़ें बदली हैं। 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, ये हर बार जब भी हम हार्दिक पटेल से मिलते हैं इसका जिक्र वो करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने इसका समर्थन किया था। आज भी सब सुबह वो यहाँ पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ऐसी कई चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जो हमारे एजिटेशन जिस चीज़ के लिए थी वो सारे जो मुद्दे हैं वो पूरे हो चुके हैं। 10 साल से यहाँ पर जिस सीट पर वो अभी लड़ रहे हैं विरमगाम में, 10 साल से वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है, तो यहाँ पर ये जो सीट है ये कांग्रेस के पास है। ऐसे में उनका कहना है कि जितना विकास यहाँ पर होना चाहिए था, ये वही हार्दिक पटेल हैं जो 2017 में कांग्रेस के लिए यहाँ पर प्रचार कर रहे थे कि जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और अब इनकी कोशिश होगी कि एक बार फिर से यहाँ पर और विकास किया जाए। तो ये सारे मुद्दे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 साल से जो यहाँ पर बीजेपी है सरकार में, इन सभी चीज़ों का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर टक्कर जो है वो काफी कड़ा है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है। जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के कैंडिडेट हैं, पिछली बार उन्हें 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे जब वो निर्दलीय खड़े हुए थे। तो ऐसे में जो एक पाटीदार चेहरा रहे हैं 2017 में कांग्रेस को जो रिकॉर्ड यहाँ पर सीट्स मिले हैं उसके लिए जिम्मेदार रहे हैं, वो शख्स अब बीजेपी से जब यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से उन्हें कितनी चीजें या कितना समर्थन मिलता है ये देखना काफी अहम होगा। जी सोहित, हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे। आप नजर रखिए वहां पर मतदान की क्या रफ्तार है, इस पर भी आज सबकी दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि पहले दौर में जिस तरह से कम मतदान हुआ उसको लेकर के सभी राजनीतिक दल जो है थोड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ अनुमा आचार्य भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अनुमा, आप क्या आपका इस पर आकलन है, जिस तरह से पहले दौर में कम मतदान हुआ, क्या अपील करेगी कांग्रेस पार्टी मतदाताओं से दूसरे दौर के मतदान के लिए? देखिए, एक पहले प्रवक्ता ने कहा कि उदासीनता है लोगों के अंदर, तो ये उदासीनता ही कारण है कम मतदान का, क्योंकि मोदी सरकार से जो नरेंद्र मोदी जी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जो मुख्यमंत्री आए वो ऐसे नेग्लिजेंट, मतलब ऐसे इनसिग्निफिकेंट चेहरे हैं जिनके बारे में लोगों को कोई खास पता नहीं, उनका कोई योगदान हो ये नहीं मालूम। गुजरात लगातार नशे में बहुत आगे आगे बढ़ रहा है। कहा जाता है कि ये एक ड्राई स्टेट है, पर यहाँ जहरीली शराब से लोग मरे हैं। कोरोना के समय में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसके बारे में पूरे लोगों ने, जो शहर के लोग जो ज्यादातर बीजेपी को वोट देते थे, कांग्रेस हमेशा गांवों में मजबूत थी और शहर के लोगों का ऐसा हमने रुझान देखा कि वो बीजेपी को वोट देते थे। लेकिन इस बार जो रेमडेसिविर की 5,000 संख्या का मिलना कमलम में, और भी ऐसी बहुत सी चीजें जिसमें बेमुरव्वती देखी गई सरकार की, तो ये सारी चीजें हैं जो जनता को उस भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत उदासीन कर रही है। और आप देखिए, पिछले 4 चुनावों से लगातार कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो इस बार कांग्रेस की जो तैयारी है उसको प्रधानमंत्री उससे थोड़ा सा शुरू में ही उन्होंने एक डर दिखाया था। उन्होंने कहा कांग्रेस बूथ पर मजबूत हो रही है, तो कांग्रेस ने इस बार बहुत ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट जैसा कुछ तो वैसे भी नहीं करती कांग्रेस, लेकिन नहीं किया। और कांग्रेस ने इस बार जिन लोगों को वोट दिया वो एक तरह के ऐसे लोग हैं जो लोगों के साथ उनके बुरे समय में खड़े हुए, एक्टिविस्ट जिनके अंदर एक
है इसके अलावा जिसके अंदर कांग्रेस की सबसे ज्यादा भावनाएं हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे देखिए बहुत ज्यादा दिखाते हुए आप इवेंट नहीं करते, ये बात ठीक है, लेकिन अगर आपके बड़े नेताओं की, आपके स्टार प्रचारकों की अनुपस्थिति होगी तो वहां पर भी वोटर को देखना होता है कि आखिर वो किसे देखकर प्रचार करे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को देखना होता वहां पर कि किस तरह से, अब देखते हैं आपकी रणनीति अगर इस तरह से रही है, किस तरह से नतीजे आते हैं, देखना काफी अहम होगा। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो किसका होगा गुजरात, इस पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है और हमारे साथ तनुश्री नारायणपुरा अहमदाबाद से जुड़ रही है, जहां पर अमित शाह वोट डालने जा रहे हैं। और तनुश्री, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर, कितने बजे तक अमित शाह पहुंचेंगे वोट डालने के लिए? मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त घटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी के शिलज गांव में हैं, जहां अभी जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल वो वोट डालने जाएंगे। अमित शाह 10:30 बजे नारायणपुरा जाएंगे। हम इस वक्त शिलज में हैं, जहां चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल वोट डालने आएंगे अपना 8:30 बजे। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से लोगों ने इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वेस्ट थी उसको बहुत सीरियसली लिया है, और आप देख सकते हैं कि सुबह ही 8:30 भी अभी तक नहीं बजे हैं और कितनी लंबी एक कतार लोगों की वोटर्स की लग चुकी है। अर्ली वोटर्स जो अपने घर से बाहर निकल के आ चुके हैं वोट करने के लिए। और अहमदाबाद ये जगह है बीजेपी के लिए खास करके एक प्रेस्टीज बैटल है, बहुत जरूरी है उनके लिए ये जीतना, क्योंकि इस बार त्रिकोणा मामला देखा गया है, त्रिकोणा कॉन्टेस्ट देखा गया है। ना ही सिर्फ कांग्रेस को उनको हराना है बल्कि उनको अपनी सीटें आम आदमी पार्टी से भी बचानी है, जिन्होंने खास करके अर्बन पॉकेट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कैंपेन दिया। घटलोडिया जो सीट है वो चीफ मिनिस्टर, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल की है और बहुत जरूरी है क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टेरियल फेस है जिनके ऊपर वो इलेक्शन लड़े थे। तो अभी वो आएंगे, कुछ ही देर में हम दिखाएंगे आपको विजुअल्स कि वो भी अपना वोट डालने आएंगे। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें, पर आइए थोड़ा पहले वोटर्स से जानते हैं कि उनका मतदान का मुद्दा क्या है। मैम, अगर आपसे मैं बात कर पाऊं, आप लोग सुबह नो कमेंट। नहीं, इट्स आप लोग सुबह मैम वोट करने आए हैं। हाँ, तो ये मुझे मत बताइएगा कि वोट किसको करेंगे, पर ये मुझे बताइए कि मतदान जब करेंगे तो मुद्दे दिमाग में क्या रहेंगे कि ये अपेक्षा है सरकार से? वो अच्छा है कि आप यहाँ जॉब भी अभी तक चल रहा है ना, वही वो अच्छा है, ऐसा ही रहना चाहिए बस। और महिला की सेफ्टी अच्छी है, वो ऐसे ही आना चाहिए बस। अच्छा, आप बताइए आपका मतदान का इशू क्या है, दिमाग में क्या रहता है जब मतदान करते हैं? बस जो काम चलता है ना ऐसा ही चलता रहे, नो चेंज। अच्छा, चेंजेस नहीं चाहिए उसमें। अच्छा, आप मुझे बहुत यंग वोटर लग रहे हैं। हाँ, आप मुझे ये बताइए, जब एक यंग वोटर गुजरात में वोट करता है तो दिमाग में क्या रखता है? जॉब्स चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, क्या अपेक्षा करते हैं? बस यही अपेक्षा रहती है कि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को मिले, सब अपना खुद का घर अपने अच्छे तरीके से संभाल पाए, और नई टेक्नोलॉजी जो कुछ ऐसी है कि जो अभी तक यहाँ पे इंडिया में अडॉप्ट नहीं हुई तो वो अडॉप्ट हो और इंडिया भी आगे बढ़े। जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग और वोटर्स से जानेंगे यहाँ पे। मैम, आप यहाँ पे वोट करने आए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग मतदान करते हैं, किसको करते हैं मुझे बिल्कुल मत बताइएगा, पर जब मतदान करते हैं तो दिमाग में क्या रहता है? एक आप हाउसवाइफ हैं? हाँ, आप हाउसवाइफ है, तो जब एक हाउसवाइफ अहमदाबाद में वोट करती है तो क्या रहता है, क्या अपेक्षा रहती है सरकार से कि जब आने वाली सरकार है क्या मुद्दे हैं उनसे? एक तो महंगाई थोड़ी कम करे। महंगाई कम करें। महंगाई मैं सुन रही हूँ बहुत ज्यादा हो गई है, सब लोग महंगाई के बारे में। तो महंगाई क्या है चुनाव का बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है? हाँ, एक महंगाई कम करे बस जी, और कुछ नहीं, बस महंगाई कम करे। माता जी, आप मुझे बताइए, आपको भी लग रहा है महंगाई मुद्दा है? महंगाई है, हाँ, और वो कम करे और अच्छे सरकार आए, ऐसा सोच रहे हैं। जी, मैं आपको एक विजुअल दिखाना चाहूंगी। इलेक्शन कितना जरूरी है आप देखिए कि यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, वो व्हील चेयर पे आई हैं, पर वो भी इस वक्त सुबह पहुंच चुकी है अपना वोट देने के लिए। इनकी कितनी उम्र होगी मैम? 92 उम्र में भी 92 में भी ये वोट देने आई हैं। माता जी से अगर आप मुझे बस इतना पूछ के बता सके कि जब माता जी वोट करते हैं, इतना सबको एक बड़ा एग्जाम्पल है कि घर से बाहर निकल के अपना वोट दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है। मुद्दे क्या दिमाग में होते हैं कि ये एक बुजुर्ग जो महिला है अहमदाबाद में, उनके ये अपेक्षा है आने वाली सरकार से? मुद्दे क्या है, कोरोना में बहुत बीमार थी। अच्छा। कोरोना में 45% इसका हार्ड वो हो गया था। अच्छा। इसके बाद भी जो सरकार ने काम किया बहुत बढ़िया किया है।
वही मुद्दा खास ध्यान में रखेंगे। वही मुद्दा खास ध्यान में रखेंगे। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे, किसी हमारे मैसेज कुछ देना चाहेंगे कि बाहर आए लोग, ज्यादा से ज्यादा वोट करें? हाँ हाँ, तो हमको एक बुजुर्ग जो महिला है जो यहाँ पे व्हील चेयर में आई है अपना वोट डालने, उनसे मैसेज मिल गया है और वही एक मैसेज मेरे ख्याल से सभी वोटर्स को आज रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले और अपना मतदान दे, क्योंकि ये एज अ सिटीजन भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे मुद्दे और इस तरह के विजुअल्स सच में लोगों को जागरूक करने वाले होते हैं, जब बुजुर्ग इस तरह से वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं और कई बार दिव्यांग नजर आते हैं जो वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर पहुंचते हैं। हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं देश रत्नम निगम, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। देश रत्नम जी, ये लास्ट चुनाव है इस साल का, आपको क्या लगता है अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसका रिजल्ट कितना इम्पैक्ट अगले चुनाव पर डालने वाला? देखिए, मैं अदिति जी से बात कर रहा हूँ। जी, मैं आरजू साईं। अच्छा, आरजू जी। अच्छा, आरजू जी, एक हर जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वो अपने अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं और उसमें हमारे अब ये भी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे भी उसमें जुड़ गए हैं। तो ये जो इलेक्शंस है इनका थोड़ा तो असर लगता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखें, अगर उत्तर प्रदेश में होता है वहां के अपने इश्यूज और मुद्दे होते हैं, हिमाचल के अपने अलग हैं, तो हम सबको जोड़ के नहीं देख सकते और सारी पार्टियां अपने अपने मुद्दों के हिसाब से अपनी अपनी जो उनके मैनिफेस्टो है, वचन पत्र होता है, उसके हिसाब से वो लड़ते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो अगले साल जो इस पर आएगा, चुनाव आएंगे, उसको कुछ खास इससे फर्क पड़ेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर भी आपके जो रिपोर्टर्स लोगों को कर रहे थे, कोई बड़ा मुद्दा उभर के नहीं आया है कि बहुत बड़े मुद्दे हैं। महंगाई का एक जो इशू है वो भी एक है हमारे देश में, लेकिन मुद्रास्फीति की जो दर है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की, वो करीब 6.5% है, जबकि अमेरिका में देखें 10% के आसपास है, टर्की में 85% है, यूरोप के कई देशों में 40% के आसपास है, क्योंकि यूक्रेन का वॉर हुआ, पैंडेमिक में जो हमारे सप्लाई चेन खराब हो गई। तो उन सब के बावजूद भी हमने 6.5 पे उसको कंट्रोल करके रखा है। दुनिया इस बात का लोहा मानती है और ये भी मानती है 6.5 तो खैर नहीं, थोड़ा ज्यादा ही है 6.5 से तो देश रत्न जी। अभी जो लेटेस्ट डाटा आया था 7% से कम होके वो करीब 6.5 के करीब आ गया है। तो वो अब हो सकता है उसमें एक कुछ थोड़ा इधर उधर हो, उसके लिए मैं करेक्शन चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं दुनिया में जिस हिसाब से महंगाई है, यूक्रेन में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, इंग्लैंड में देखिए क्या बुरा हाल है, जर्मनी स्पेन में बहुत बुरा हाल हो रखा हुआ है और लोगों को वहां गैस की सप्लाई नहीं है। उस हिसाब से हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छा है दुनिया में। IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया ही एक ब्राइट स्पॉट है और यहाँ से ही हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने के लिए भी। तो बुरे हालात में, विश्व के बुरे हालात और खराब हालात में भी अगर भारत ऐसा अपनी सिचुएशन को मेंटेन कर रहा है और जीडीपी इकोनॉमी में बढ़ावा कर रहा है, तो कहीं ना निगम जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि अंबिकानंद साय जी हमारे साथ हैं। अंबिका जी, आप सुन रहे होंगे हमारी सहयोगी तनुश्री जो बात कर रही थी, एक माता जी जो व्हील चेयर पर आई थी, उनके साथ जो सज्जन थे उन्होंने बताया कि ये कोरोना में बीमार हुई थी, इसके बावजूद भी जिस तरह सरकार ने काम किया वो उनके मन में रहेगा जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर कि बीजेपी ने केवल मुख्यमंत्री नहीं, सारे मंत्री अपने बदल दिए थे कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद। ये माना गया था कि जिस तरह से मिस हैंडलिंग वहां पर की गई थी उसके कारण भी शायद एक ये बड़ा रहा था पूरे मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बदलने के पीछे। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, कोरोना में जिस तरह से दूसरी लहर में गुजरात में विपदा आई थी? देखिए अखिलेश भी, कोरोना मुद्दा तो रहेगा, न सिर्फ गुजरात में। कोरोना की चर्चा भारत में जहां भी इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि बहुत से परिवारों को बहुत नुकसान हुआ। अब इसमें लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं विभिन्न राज्यों में और खासकर गुजरात में, उस बुजुर्ग महिला की बात को हम माने तो अच्छा काम हुआ और वो खुश हैं। लेकिन एक बात आप गौर करिए अखिलेश भाई, कि निगम साहब ने भी अभी बहुत खूबसूरती से बताया कि किस तरह भारत ये अपने इन्फ्लेशन को कंटेन करने में कामयाब है। अब इन्फ्लेशन का गुजरात चुनाव से क्या संबंध? मतलब नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि का चर्चा ज्यादा हो रहा है बनिस्बत की गुजरात सरकार से।
तो सर ये तो उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा ना अंबिका सर, वो उनकी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा कि वो इस बात में कामयाबी उन्होंने हासिल की है कि सब कुछ छोड़कर भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही जाकर लोग वोट कर रहे हैं। मुद्दे तो बहुत पीछे छूट गए। कोरोना के बाद तो उत्तर प्रदेश और 5 विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्यों में 4 जगहों पर बीजेपी ने वापसी की है। वहां पर कहाँ था मुद्दा कोरोना? जी हमसे पूछ रही हैं जी सर, अंबिका सर। हाँ, तो मैं यही बात मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की परफॉर्मेंस की चर्चा गुजरात में हो रही है और यही मुद्दा है, और बाकी दूसरे मुद्दे गौण है। आपने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। ठीक है, कोरोना के कारण मिसमैनेजमेंट से बहुत नाराजगी थी, लेकिन दैट वाज नॉट द ओनली फैक्टर। बड़ा फैक्टर था कि क्या लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, क्या राज्य में अमन शांति बरकरार हुआ है, और लोगों ने इस बात पे वोट दिया। अब राकेश जी, जाते जाते हमारे पास समय की कमी है, राकेश सिपारा जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या आप मानते हैं कि ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा? महंगाई की बात हमने सुनी, कुछ गृहिणियां ये बोल रही थी कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इसी तरह से कोरोना की बात भी यहां पर उठी है। महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी इस बार गुजरात चुनाव में, क्योंकि इस बार यह है कि सारी चीजें वहीं पे आके रुक जाती है। आज अगर लोगों को बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, अपनी जरूरतों की चीजें खरीदने में लोगों को दिक्कत आ रही है, ऊपर से इतने रोजगार नहीं है, बिजनेस की भी अच्छी पोजीशन नहीं है, ये देखने इसकी वजह से महंगाई का मार जो है डबल हो जाता है। तो महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं, महंगाई इस बार गुजरात चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी। बिल्कुल, तो मुद्दे तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन क्या ये मुद्दे वाकई जब लोग वोट करने जाएंगे तब उनके जहन में होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। नमस्कार, एनडीटीवी पर चुनाव की इस विशेष कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अदिति राजपूत। और आपको बता दें कि सुबह 8 बजे गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, और आज सुबह से ही अहमदाबाद की कई पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में लोग मतदान के लिए लाइन में लगे देखे गए। और पहले दौर के मतदान में जिस तरह से कम मतदान हुआ था, शायद ये भी एक कारण रहा है। मोबिलाइजेशन इस बार ज्यादा दिखाई दे रहा है, लोगों को घर से निकाला जा रहा है वोट डालने के लिए, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बिल्कुल, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिनों से अहमदाबाद में ही हैं। उनका एक बड़ा लंबा रोड शो भी हुआ, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये प्रधानमंत्री का काफिला अहमदाबाद के रानेप इलाके में पहुंचा है, जहां पर उनको अपना वोट डालना है, अपना मतदान डालना है। एक स्कूल में वो अपना मत डालते हैं, कई सालों से डालते हैं, और प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। कुछ देर में वो तस्वीरें भी आएंगी प्रधानमंत्री के मतदान की, जो हम आपको दिखाएंगे। तो सुबह 8 बजे से वोटों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। देखते हैं कि इस बार क्या कुछ देखने को मिलता है गुजरात में, क्योंकि जो पहले चरण में कुछ कम हुआ है मतदान, उसका असर ये भी देखने को मिला कि खुद चुनाव आयोग ने लोगों से आकर अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर निकले। प्रधानमंत्री और बीजेपी ने पूरी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है इस चुनाव में। पूरी अपनी मशीनरी है, जो पूरे अपने जो दिग्गज स्टार हैं वो गुजरात की सड़कों पर नजर आए हैं, घर घर जाकर वोट मांगते हुए नजर आए। किस तरह का असर यहां पर होता है वो देखने को मिलेगा। तो 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज है बीजेपी, और पूरी कोशिश बीजेपी ने इस बार की है कि पिछले सभी रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाएं। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात में ही हैं, वो भी यहाँ पर अपना वोट डालेंगे नारनपुरा इलाके में। हमारे साथ हमारे सहयोगी तनुश्री पांडे मौजूद हैं, जो घाटलोडिया में है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं वो मतदान कर रहे हैं। तनुश्री, किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जब पिछली तस्वीरों में आपने दिखाया था तनुश्री, घाटलोडिया में खासी भीड़ जो है लोगों की वो नजर आ रही थी। अब क्या कुछ नजारा है, और क्या खुद मुख्यमंत्री वोट डाल चुके हैं?
बिल्कुल आदिति, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के रिक्वेस्ट के बाद जो हम देख सकते हैं नज़ारा वो ये है कि भारी तादाद पे मतदान करता जो है वोटर्स जो हैं वो बाहर आ चुके हैं वोट करने के लिए। सुबह सुबह ही हम देख सकते हैं एक लंबी कतार है वोटर्स की जो बाहर आ चुके हैं अपना वोट देने। और ये घटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये शिलम गांव है जहाँ जो इंकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टेरियल फेस भी हैं, वो कुछ ही देर में अपना वोट डालने आएंगे। समय दिया गया है 9:30 बजे का। पर मैं आपको बता दूं कि जो अहमदाबाद है खास करके ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रेस्टीज बैटल है, ये इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैस्टियन है, हमेशा से जीतते आए हैं। और कहीं ना कहीं इस बार ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के चलते और जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे अपनी एक स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग यहाँ रखने की, कांग्रेस भी एक साइलेंट कैंपेन दे रहा था, तो बीजेपी के लिए इस बार दो राही टक्कर थी। ना ही उनको कांग्रेस से अपना टर्फ बचाना था, आम आदमी पार्टी से भी अपना टर्फ बचाना था। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज बैटल है। यहाँ कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है अपना वोट डालने आएंगे, कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात कर सके। पर इस वक्त पे मेरे साथ वोटर्स मौजूद हैं और आप बहुत एक यंग वोटर हैं। आप मुझे ये बताइए कि यंग वोटर जब एक वोट देता है गुजरात में, ये मत बताइएगा किसको देता है, क्या दिमाग में रहता है? जॉब्स चाहिए, सड़क पानी अच्छा होना चाहिए, इश्यूज क्या होते हैं आप लोगों के, मुद्दा क्या है? बताइए बताइए बताइए, आपको क्या लगता है? एजुकेशन अच्छा होता है गुजरात में, एजुकेशन अच्छा है, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। मैम आपसे आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगी। आप लोग यंग वोटर्स हैं, बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए। जब आप लोग वोट डालते हैं, किसको डालते हैं मुझे बिल्कुल मत बताइएगा, क्या सोच के डालते हैं? जब मतदान देते हैं क्या मुद्दा दिमाग में रहता होता है कि आज इस बार मैं इस मुद्दे पे मतदान दे रही हूँ? अभी के हाल में जैसे कि रिसेशन हम लोग देख पा रहे हैं, तो हमारे लिए एक एम्प्लॉयमेंट फिर जॉब सिक्योरिटी है, वो प्राइम फोकस रहता है जी। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि लाइक रिलीजन और वो सब कुछ जो यंग पीपल में मुझे नहीं लगता कि इट इज़ अ मेजर इश्यू। तो वो मुझे लगता है कि जैसे कि 40-50 की एज है, वो लोग शायद से ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो जॉब ही सबसे पहला फोकस है। मैं बोलना चाहूँगी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, आप मेंटेन करें अपना वो ओपिनियन। आप बताइए। माय ओनली मोटिव टू वोट इज इफ समवन इज ब्रिंगिंग द चेंज, वी आर अप्रिशिएटिंग दैट चेंज। अच्छा, तो आप बोल रही है कि चेंज अगर कोई ला रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमको चेंज चाहिए। एवरीथिंग हैज टू अडेप्ट चेंज, राइट? करेक्ट, राइट। तो इफ देयर इज नो चेंज, वो एक सीधी लाइन होगी तो वो मजा नहीं आएगा। इट हैज टू बी द ग्राफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सीधी लाइन होगी तो मजा नहीं आएगा, एक ग्राफ होना चाहिए। आप लोग क्या स्टूडेंट्स हैं? नहीं, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स। मैम आप बताइए, ये कह रही है सीधी लाइन से मजा नहीं आता, ग्राफ ऊपर नीचे होना चाहिए। सही बात है ना उसकी। हाँ, छोटी बच्ची है, उन लोगों को सबको मिलना ही चाहिए ना जी। उनको जो लाइफ में चाहिए सब मिलना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट को वोट देने का मतलब ही क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या मतदान के समय मुद्दा रहता है दिमाग में? अभी तो सबके लिए जो रहा है वही मेरा मुद्दा है। हाँ। क्योंकि सब लोगों को अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, सबके लिए बहुत ये मेजर प्रॉब्लम है ना, तो अभी उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भी ऐसा वोट देना पड़ेगा कि जो हमारे लिए हमारा कुछ काम कर सके, आपके लिए कुछ काम कर सके। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से कितनी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। जो यंग वोटर्स हैं वो कह रहे हैं हम लोग चेंज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सीधी लाइन में मजा नहीं आता, ग्राफ ऊपर नीचे होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग उन महिला ने मुझे बोला। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए रिलीजन, कम्युनल लाइन्स का कोई मतलब नहीं है, हम लोग जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट पे वोट देते हैं। जो ज़्यादातर जो हाउसवाइफ्स हैं वो बोल रही हैं कि महंगाई बहुत हमको परेशान कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर हम ही को चलाना है। तो बहुत डिफरेंट तरीकों के ओपिनियंस है, डिफरेंट सेंटिमेंट्स है लोगों के ग्राउंड पे। पर सबसे अच्छी बात ये है कि आप कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगी एक बार पीछे आपको दिखाएं कि एक लंबी कतार इतनी सुबह सुबह ही लग चुकी है वोटिंग पोलिंग बूथ पे। इतने ज़्यादा तादाद पे लोग यहाँ पे सुबह सुबह ही बाहर आ गए हैं अपना वोट डालने के लिए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारी ड्यूटी है एज ए सिटीजन। अभी कुछ ही देर पहले हमने एक बहुत ही बुजुर्ग महिला जो कि व्हील चेयर पे आई थी, उनकी उम्र 92 थी, वो भी अपना आके वोट दे के गई। उनके भी दिमाग में इश्यूज थे और उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी, उन्होंने हमारे चैनल के थ्रू ये मैसेज पहुँचाया कि चाहे आप किसी भी हाल में हैं, कोशिश करें कि बाहर आएँ और मतदान दें, क्योंकि मतदान देना सबसे ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन। चाहे आपके मुद्दे कुछ भी हो, पर सबसे ज़रूरी बात है कि आप घर से निकलें, मतदान दें। तो हमारा भी यही मैसेज रहेगा वोटर्स को आदिति, कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे आएँ, अपना वोट दें, चाहे आपके मतदान कुछ भी हो, चाहे आपका सपोर्ट कहीं पे भी किसी भी पार्टी को हो।
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए कई सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि आज अवकाश है वहां पर और सब लोग, किसी को ऑफिस नहीं जाना है, सबको इसलिए छुट्टी दी गई है ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और यही देखने में आता है कि होता ही है कि शनिवार रविवार सोमवार की 3 दिन की छुट्टी मिल गई तो लोग कहीं बाहर पिकनिक मनाने चलेगा, लेकिन अमूमन ऐसा ना हो, ये बेहतर होता है। और शायद यही कारण है कि इस बार काफ़ी जोर दिया गया कि लोग भारी संख्या में वोट डालें। और यही जो नारा है कि भाई जलपान बाद में कीजिए, पहले मतदान कीजिए, शायद उसका भी असर देखने में आ रहा है अदिति, कि वहाँ पर लंबी कतारें जो हैं देखने को मिल रही थी। अनुश्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं आज के मतदान पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अल्पेश कथेरिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, पीकेडी नाम्बियार साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अंबिकानंद साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो कांग्रेस पार्टी की कैंपेन रही है, इसको लेकर के कई सवाल जरूर उठे कि क्यों एक हाई पिच कैंपेन आपने नहीं की। पिछली बार राहुल गांधी वहां पर पूरे समय डेरा डालकर रहे, 40 से भी ज्यादा सभाएं उन्होंने की थी और उसका असर भी देखने में आया था कि जब कांग्रेस ने कड़ी टक्कर बीजेपी को दी थी। इस बार कैंपेन को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, क्या एक तरह से वॉकआउट देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हुई है बीजेपी को? नैरेटिव भी चलाया जा रहा है देश में, और मैं मानता हूं आपका नहीं लेकिन ओवरऑल मीडिया के वर्ग का। हमने कैंपेन किया है, गुजरात का इलेक्शन है, गुजरात के मुद्दे हैं, गुजरात में जो समस्याएं हैं उनको गुजराती भाइयों के बीच ले जाने के लिए गुजरात के हमारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा गांव-गांव, ब्लॉक में, पंचायत में सब जगह काम किया है। हमारे सीनियर नेता भी गए जो उनकी जब जरूरत थी और जितनी जरूरत थी, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी गए, हम लोग भी 1-1.5 महीना वहां समय दिया है। तो मुझे लगता है कि कैंपेन एक सकारात्मक नोट्स पर हम लोगों ने किया। हाँ, हम लोगों ने वो चश्मे नहीं दिखाए जो चश्मे हमारी प्रतिपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी 27 सालों में दिखाने का प्रयास की और जुमले पढ़ने का प्रयास की। हमने यथार्थ में कि कैसे 1995-96 में जब हमारी सरकार थी तो 18% का ग्रोथ था, आज क्या हाल है, शिक्षा की व्यवस्था उस समय क्या थी, आज कैसे 6100 कॉलेज स्कूलें जो है बंद हो गई, एक भी नया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कुछ भी नहीं खोला सरकार ने, कैसे शिक्षकों का आय और बाकी जो चीजें हैं, वेतन का मामला है वो नहीं अभी तक सुलझा, स्वास्थ्य के हालात क्या हैं, और कैसे कोविड में मौत होती रही, बेसहारा लाशें अहमदाबाद के सड़कों पर दिखी गई, और उसके बाद भी जो है वेंटिलेटर और बाकी जो है स्कीम चलते रहे। इन सारे मुद्दों पर हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से गांव में गए हैं जी। दूसरी बात, जो एसडीआई में जो 19वें नंबर पर अब क्यों गुजरात पहुंच गया, यदि गुजरात का विकास हुआ है तो किस तरह से हमारे ही 32 कैंडिडेट कांग्रेस से लेना पड़ा भाजपा को, किस तरह 6 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, और क्राइम रेट क्यों इतना ज्यादा, सेकंड लार्जेस्ट क्राइम रेट एनसीआरबी का डाटा आ रहा है, क्यों बढ़ गया है। इन मुद्दों पर जो सरकार के फेलियर है उस पर, और हम जो करना चाहते हैं गुजरात भाइयों के लिए, गुजरातियों के लिए, वहां के स्वाभिमान और वहां के सम्मान के लिए, उस पर भी हमने लगातार अपने कैंपेन में मैनिफेस्टो के माध्यम से हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो लेकर के गए हैं, राज्य के नेता लेकर गए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी अशोक गहलोत जी, हमारे बघेल साहब, राहुल जी भी जब जरूरत पड़ी उनको भी जाने की तो वो भी गए, सभी सीनियर नेता हमने प्रचार किया है। लेकिन हमारा है कि मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, हम जुमलों पर बात नहीं कर रहे हैं और भावना पर बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी, 10 सेकंड दीजिए, भी हमारे साथ जुड़ गए। सिर्फ मैं एक अपील करना चाहूंगा गुजरात के मतदाता भाइयों से कि अधिक से अधिक संख्या में आप जाइए, जिसको भी वोट देना है दीजिए। गुजरात के विकास और गुजरात के सम्मान और गुजरात के भविष्य के लिए आपको जरूर वोट करना चाहिए, अधिकतम संख्या। अल्पेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अल्पेश कथेरिया जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। अल्पेश जी, आपने दोनों को सुना, आपने अजय उपाध्याय जी को भी सुन लिया जो कह रहे हैं कि हमने मुद्दों पर बात की है, तमाम मुद्दों को वो गिनवा रहे थे, और दूसरी तरफ हमारी सहयोगी तनुश्री को आपने सुना होगा, जहां पर जो युवा है वो बेरोजगारी की बात कर रहा है, उसे जॉब चाहिए, जो घर की गृहिणियां हैं वो महंगाई की बात कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इन दोनों ही मुद्दों का फायदा उठाने में कामयाब हो पाएगी गुजरात में, क्योंकि दूसरे दौर में आप लोगों का प्रचार ठंडा पड़ता हुआ नजर आया है? देखो, जो मतदार मत की लाइन में खड़े हैं वो मैंने सुना, जो आपके सहयोगी ने वहां जाके पूछा जी। यंग वोटर्स बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये बड़ा मुद्दा है गुजरात की सरकार के लिए, भाजपा के लिए, कि जो वोटर्स लाइन में खड़ा है वो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट आपने नहीं दिया। उसके पीछे एक बड़ी महिला थी जिसने आपके सहयोगी ने पूछा तो उसने मोंघवारी की बात, और इनडायरेक्टली उसने बोला कि हम ये मोंघवारी दूर करना चाहते, मतलब ये 27 साल से नाखुश है। और मुद्दों की बात है तो मैं एनडीटीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं
कि देश आजाद होना आज 75 साल हुए हैं। 75 साल के बाद अगर शिक्षा और आरोग्य की बात किसी पार्टी या पक्ष ने की है तो आम आदमी पार्टी। मुझे तो ये अचरज हो रहा है कि 75 साल के बाद अभी सड़क, रास्ते और पानी की बात कर रहा है सभी पक्ष। तो 75 साल में इस देश को हमने दिया क्या, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। ये गुजरात ने 40 से ज्यादा साल कांग्रेस को दिया, 27 से ज्यादा साल भाजपा को दिया। अभी ठेर की ठेर शासन व्यवस्था है। एक यूक्रेन जैसा देश जो 25 साल से आजाद हुआ है, आज मेडिकल की व्यवस्था, मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यहां से लड़का या लड़की को विदेश जाना पड़ रहा है। तो कैसी आपकी शिक्षा व्यवस्था है? आज विदेश के अंदर कोई भी बेरोजगार है तो उसे $900, $1200, $1300, $1500 वहां की सरकार देती है, अपने घर की वो रक्षा कर सके। कहीं सारे कंट्री है जहां पे मेडिकल फ्री है, शिक्षा फ्री है। यहां जब देने की बात आती है तो भाजपा कांग्रेस वाले आ जाते हैं कि रेवड़ी है, रेवड़ी है, रेवड़ी है। ये रेवड़ी नहीं है, ये हर घर की जरूरत है। ठीक है, ये जरूरत है जो हर घर को मिलेंगी, शिक्षा मिलेंगी तो भारत विश्व गुरु बने। ठीक है। वैसे दिलचस्प बात यह थी कि जो बात तनुश्री कर रही थी हमारे सहयोगी कुछ लोगों से, वो जो 2 लड़कियां थी वो दोनों काम कर रही हैं, बिल्कुल जॉब कर रही थी, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। पीकेडी नाम्बियार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी समर्थक है। नाम्बियार जी, मतदाता जो है, युवा मतदाता खासतौर से परिवर्तन की बात भी करते हुए कुछ लोग वहां पर सुनाई देते हैं। कुछ लोग महंगाई को, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताते हैं। लेकिन जो बात ये अभी कर रहे थे अल्पेश कथीरिया जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कि जिसको रेवड़ी कहकर के अपमानित किया जा रहा है वो दरअसल लोगों का अधिकार है। शिक्षा हो, घर में स्वास्थ्य मिले, अच्छी उनको बिजली मिले मुफ्त में या सस्ती बिजली मिले, ये सब रेवड़ी क्यों कही जाती है बीजेपी की ओर से? अखिलेश जी, मैं समझता हूं एक आज जैसे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता ने जैसे कहा 75 साल हो गया भारत को आजादी मिलने के बाद। अगर आर्थिक हर इंसान को आज की तारीख में आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, बट वो आर्थिक स्वतंत्रता कैसे कोई फ्री में कोई चीज देने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो तब होगा। आप आम आदमी पार्टी को ये कहना है कि दिल्ली के अंदर किसी को भी नौकरी के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा, सबको नौकरी मिल जाएगा, उसको हम कहेंगे कि अच्छी गवर्नेंस। बट लेकिन आप नौकरी देने के लिए आप वादा नहीं कर रहे, आप नौकरी दे भी नहीं पा रहे। बट नौकरी ना देने की जगह जो डेवलपमेंट का ही पैसा लेकर, जो देश का प्रगति होने का जो पैसा है वो उसको उठाकर आप फ्रीबी में एक तरह से वोट खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता है कि आगे जाके देश के लिए कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं खुद एक व्यापारी हूं, मैं खुद एक अच्छा बिजनेस करता हूं। देश के अंदर प्रॉब्लम क्या है? एक तो क्वालिटी एजुकेशन का प्रॉब्लम जरूर है, बट क्वालिटी एजुकेशन कहीं हो सकता है क्या? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है? इस देश का 5000 साल का जो गुरु परंपरा के बारे में आप सोचो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं पढ़ा, कोई पीपल का पेड़ के नीचे से पढ़कर IAS बना हुआ है या कोई इलेक्ट्रिक पोस्ट के नीचे से पढ़कर IPS बना हुआ लोग है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लासरूम बनाने से सिर्फ एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ने वाला नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? आपको अच्छे टीचर्स चाहिए। दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा का मॉडल के अंदर 600 स्कूल के अंदर तो प्रिंसिपल ही नहीं है। तो मैं खुद एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से पढ़कर आया हूं, केरल से। लगभग 20 साल का मेरी पूरी एजुकेशन सरकारी स्कूल या एडेड स्कूल से पढ़कर आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात में जो सभी स्कूल हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, वहां पर भी समस्या देखी गई है ग्राउंड में। देखो, मैं एक सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, गुजरात का अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं नहीं मानता। गुजरात में भी फर्दर डेवलपमेंट की स्कोप है। हर तरह का ह्यूमन इंडेक्स को डेवलपमेंट का कभी एक सीमा आप फिक्स नहीं कर सकता। ये खत्म हो गया तो ये पूरी सब कुछ ठीक हो गया। आपको रोकूंगा नामदेव जी, क्योंकि अभी तस्वीरों में आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घाटलोडिया, जो कि उनकी अपनी विधानसभा सीट है, वहां पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बन गए। ये एक बहुत ही कम राजनीति में होता है, लेकिन एक बड़ा मौका भूपेंद्र पटेल को मिला। और साथ ही साथ बीजेपी नेतृत्व ने यह स्पष्ट भी कर दिया अदिति कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो भूपेंद्र पटेल ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस पर कहीं कोई असमंजस नहीं रहे, ये उन्होंने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया। और अखिलेश जी, एक तरह से भूपेंद्र जी के जरिए ये भी दिखाने की यहाँ पर बीजेपी ने कोशिश की है कि किस तरह से हम किसी भी
छोटे स्तर के जो नेता हैं या जो पहली बार अगर विधायक बने उन्हें भी हम मौका देते हैं, हमारी पार्टी में ऊपर तक पहुंचाया जाता है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी कि जो जातिगत समीकरण है उनको भी साधने का प्रयास बीजेपी ने यहाँ पर किया था। जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2017 का, उसमें पटेलों की नाराजगी का नुकसान बीजेपी को हुआ था और यही कारण है कि विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को बनाया गया। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बाईं ओर, ये पीएम मोदी की तस्वीर है। उनका काफिला है वो पहुंच रहा है निशान स्कूल रानीप में और वहां पर पीएम मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कल शाम को पीएम मोदी पहुंचे थे अहमदाबाद, गांधीनगर गए थे, अपनी माताजी हीराबा से उन्होंने भेंट की थी, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। उसके बाद श्री कमलम जो कि बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है वहां पर वो गए थे और वहां पर अमित शाह के साथ, सीआर पाटिल के साथ उनकी एक लंबी बैठक हुई थी। बताया गया है कि जो पहले दौर में मतदान कम हुआ उसको लेकर के भी चर्चा हुई और कहा गया कि इस बार जो दूसरा चरण है इसमें मतदान की संख्या अधिक होनी चाहिए और इसलिए मोबिलाइजेशन पर जोर दिया गया। सुबह से असर दिख भी रहा है, कई मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अंबिकानंद जी, आप भी सुन रहे थे तमाम लोगों को। यहाँ पर एक दुख इस बात का होता है अंबिका जी कि किस तरह से मुद्दे जो है वो कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि अब तो जब लोग आते हैं तो देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, लोग किस तरह से जूझ रहे हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके जब वोट डालने जाते हैं तो ये सारे मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। अदिति जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि ये सिर्फ गुजरात में नहीं है। हमने 1952 से देखा चुनाव को यहाँ इस देश में, 2-3 इलेक्शन छोड़ दीजिए 77 का या 84 का, तो विशेष मुद्दा होता ही नहीं है। यहाँ पे नेतृत्व की करिश्माई अंदाज पे वोट पड़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी जी हो। ठीक है, अभी महंगाई है, बेरोजगारी है, सब चीज है, लेकिन क्या इन्हीं मुद्दों पे वोट पड़ेगा? सबसे बड़ा फैक्टर मैं भी मानता हूं कि वो नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। उनको चाहने वाले उनको वोट देंगे और जो उनके खिलाफ में है वो वोट दूसरों को देंगे। दिलचस्प बात यह है कि वो एंटी मोदी वोट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। गुजरात इसी का एक गुजरात टेस्ट केस है और ये बहुत रोचक है कि गुजरात का परिणाम देखने के बाद हम ये बता सकेंगे कि आने वाला दिन देश के लिए कैसा है। बिल्कुल। इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं सीधे, अंबिका जी आपको रोकूंगी कुछ देर के लिए, यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के रानीप इलाके में प्रधानमंत्री पहुंच गए, अपना वोट यहाँ पर डालेंगे और गाड़ियों का जो काफिला आया था अखिलेश, लगता है वो कुछ दूरी पर रुका है और उसके बाद वो पैदल अपने मतदान केंद्र तक जा रहे हैं जहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि सुबह बात हो भी रही थी, हमारे सहयोगी अंकित बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो अपना वोट डालने तो आए हैं, साथ ही साथ वो पीएम मोदी को भी देखना चाहते हैं। तो वो इसीलिए भीड़ भी आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ सड़क के भारी संख्या में लोग जुटे हैं और पीएम मोदी दोनों तरफ जो लोग आए हैं उनका अभिवादन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि मतदान केंद्र है, चुनाव आचार की अपने नियम, चुनाव आयोग के अपने नियम होते हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो इसलिए कई गाड़ियां जो हैं उनका आप लेकर के वहां नहीं जा सकते हैं, ये सब भी पाबंदियां रहती है। लेकिन इसके साथ साथ एक मौका भी शायद ये है कि लोगों को अभिवादन कर सकें जो लोग उनको देखने के लिए आए हैं। वैसे अहमदाबाद में बड़ा रोड शो पीएम मोदी कर चुके हैं, करीब 50 किलोमीटर का वो लंबा रोड शो था और बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया अदिति कि इतिहास में इतना बड़ा रोड शो भारत में कभी नहीं हुआ किसी प्रधानमंत्री का, जो पीएम मोदी ने उस दिन अहमदाबाद में किया था। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं इस तरह से प्रधानमंत्री का चल के जाना, लोगों का अभिवादन करना, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के पक्ष में जाती हुई चीजें दिखाई देती है, क्योंकि आखिरी वक्त पे खुद देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, ये भी छोटी बात नहीं है। तो ऐसे में देखते हैं यहाँ पर बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट है गुजरात को लेकर। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 27 सालों के बावजूद भी वो सत्ता में वापसी करने वाली है और पुरजोर तरीके से वापसी करने वाली है। इस बार 150 की बात खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे कि 150 सीटों तक वो पहुंचेंगे। अगर 150 सीटों तक भी नहीं पहुंचते अखिलेश, तब भी अगर 120 या 130 तक भी अगर बीजेपी पहुंचती है तो वो अपने आप में काफी एक बड़ी बात होगी कि 27 सालों के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं रहा, वो देखना दिलचस्प होगा। इस बार हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने संख्या नहीं बताई, उनसे बार बार पूछा गया कि कितनी सीटें बीजेपी की आएगी, तो उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी सारे अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी।
तो पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है वो 130 से ऊपर का लक्ष्य है, क्योंकि इससे पहले जो सबसे अधिक संख्या थी बीजेपी की वो 127 थी 2002 में। तो उसके बाद से बीजेपी चाहती है कि वो आंकड़ा पार किया जाए और इसलिए पूरी ताकत इस बार लगाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर पीएम मोदी का जो है स्वागत किया जा रहा है। वहाँ पर जो उनके अपने पुराने जानकार लोग हैं वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे और इस बीच रुक के उन्होंने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और अब सीधे वो पोलिंग बूथ की ओर बढ़ रहे हैं। उनका जो काफिला है वो पोलिंग बूथ से कुछ दूर रोक दिया गया और वहां से वो पैदल ही पोलिंग बूथ की ओर जा रहे हैं। इस स्कूल में जहां पर कि वो हमेशा से वोट डालते आए हैं, रानीप का ये इलाका है, निशान स्कूल इसका नाम है, जहां पर कि पीएम मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। बागियों की अगर बात की जाए अखिलेश, जो बीजेपी के इस बार बागी रहे, जिनके टिकट कटे, उनके चलते जो उनकी नाराजगी थी, कुछ निर्दलीय खड़े होने जा रहे थे, कुछ लोगों को पर पार्टी ने कार्रवाई भी की, निलंबित भी कर दिया गया, कितना नुकसान वो यहाँ पर पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं इन चुनाव में? देखिए, वैसे तो चूंकि गुजरात में एक जो मार्जिन रहता है कई सीटों पे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ सीटें पिछली बार थी जहां पर कि 5% से कम का मार्जिन था, कुछ 20 के करीब ऐसी सीटें थी 30 के करीब जहां पर कि 10% से कम का मार्जिन रहा। तो जहां पर कम मार्जिन वाली सीटें होती हैं वहां पर बागियों की जो संख्या होती है वो नुकसान पहुंचा सकती है, वो बीजेपी को भी पहुंचा सकती है, वो कांग्रेस को भी पहुंचा सकती है। तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती रहती है। आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि यहां पर आप जानती हैं कि 2 आम आदमी पार्टी के ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव के बीच ही अपनी उम्मीदवारी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो इसलिए ये तो बनते बिगड़ते समीकरण है, लेकिन बीजेपी हर बार वहां पर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये करती आई है कि बड़ी संख्या में जो मौजूदा विधायक सांसद होते हैं उनके टिकट काटे जाते हैं और इसीलिए कई बार जो है वो लोग नाराज होते हैं। इस बार संख्या भी बड़ी है, करीब 19 लोग जो है उनको निलंबित किया गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। और कुछ इनमें ऐसे ताकतवर लोग भी हैं जैसे कि मधु श्रीवास्तव हैं, ये 1-2 लोग और भी हैं जो जिनका अपने चुनाव क्षेत्र में खासा प्रभाव रहता है। तो ऐसे में वो बीजेपी को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं हो सकता। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजय उपाध्याय, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि दूसरे चरण का जो मतदान है उसमें 13 आदिवासी सीटें हैं और अगर 2017 की बात करें तो चुनाव के बाद से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और जिनमें से अगर बात की जाए तो जो प्रमुख आदिवासी नेता है मोहन भाई राठवा, वो भी उसमें प्रमुख थे। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो लगातार पार्टी के लोग टूटे हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे और चुनाव के लिए खासकर वो काफी मायने रखता है और मोहन भाई राठवा जैसे लोगों का निकलना? हर नेता का अपना एक जरूर वोट बैंक होता है, उसकी अपनी पहचान होती है, लेकिन जो समग्रता में जब हम देखेंगे तो SC/ST के आवाज को कौन बुलंद कर रहा है, मुद्दे क्या हैं, क्या उन मुद्दों पर सरकार आई है जब भाजपा के साथ जो लोग नेता जो उधर किसी कारणों से ज्वाइन किया, व्यक्तिगत उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनके मुद्दों को कोई एड्रेस करने वाला, यदि भाजपा 27 साल में एड्रेस कर ली होती तो समस्या ही नहीं होती। फिर वहां के आदिवासी समाज, जल जंगल जमीन की जो बात है उस पर काम हुआ होता। हमने जो अधिकार दिया था आदिवासियों के लिए, उस अधिकारों को कैसे रौंदने का काम है सरकार की और लगातार आदिवासियों के जमीन को कैसे अपने पूंजीपति मित्रों को ट्रांसफर करने का काम किया, ये मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार उन लोगों के बीच जाकर के उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात आएगी। दूसरी बात, एक आपत्ति जरूर मैं दर्ज कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चुनाव आयोग का कोई रिप्रेजेंटेटिव यदि सुन सके तो 100 मीटर की दूरी, कम से कम 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के अभिवादन के दौरान 50 मीटर के भी आसपास, उससे भी कम दूरी में वहां खड़े हैं और चुनाव आयोग की पूरी टीम होगी, उसको देखना चाहिए। कम से कम ये कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चुनाव की भी एक मर्यादा है, चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और भाजपा का झंडा लेकर बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं पोलिंग बूथ के आसपास में, जो दिख रहा है आपके ये चैनल के माध्यम से। मुझे लगता है इस पर भी एक कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी बात है, गुजरात के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी शिकायत करेगी चुनाव आयोग में, इस पर मैं आपसे बाद में पूछता हूं। लेकिन अभी आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, पीएम मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके बाद वो आकर जो चुनाव के काम में लगे हुए सभी कर्मचारी हैं उनका हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया और इस तरह से उन्होंने अपना वोट यहाँ पर डाला है। और अब यहाँ से पीएम मोदी पोलिंग बूथ से बाहर जाते हुए, और बड़ी संख्या में लोग बाहर भी मौजूद हैं क्योंकि वहां पर भी कुछ लोग जो है वो हाथ हिला करके उनका अभिवादन कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का। तो ये अदिति तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो निशान स्कूल है रानीप इलाके में, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और अब वो बाहर आ रहे हैं अपना वोट डाल करके।
और यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के साथ पीछे भी जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मचारी वो उनके साथ चल रहे हैं। और पीएम मोदी ने अपना जो गाड़ी का जो काफिला था उसको मतदान केंद्र से काफी पहले ही छोड़ दिया था, वहां से वो पैदल ही चलकर मतदान केंद्र की ओर आए हैं और तब सड़क के दोनों ओर काफी संख्या में लोग खड़े हैं। उन्होंने अभिवादन किया है पीएम मोदी का और अब पीएम मोदी यहां से जाते हुए। अजय जी, आप जिस बात पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बारे में शिकायत दर्ज करवाएगी जिस तरह से प्रधानमंत्री अजय जी के पास जाएं, नाम्बियार, पीकेडी नाम्बियार के पास मानना चाहूंगा। पीकेडी नाम्बियार, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इनके बारे में आपसे समझना चाहूंगा कि दोनों तरफ सड़क के लोग खड़े हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। पीएम मोदी अपनी दिखा रहे हैं कि उन्होंने मतदान कर लिया है और मतदान करते हुए निकलने के बाद वो तस्वीर दिखा रहे हैं। पीकेडी नाम्बियार साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश का सबसे लोकप्रिय नेता है और गुजरात के लिए गुजरात का अपना प्राइड है। गुजरात का सबसे पहला प्यार है एक नेता के तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और सबसे लोकप्रिय नेता होने के नाते वो कहीं पे भी जाते हैं, लोग उनको जरूर देखने आएंगे। मैं जहां तक, अगर आपने देखा होगा उनका 8 साल का जो कार्यकाल के अंदर कहीं पे भी उनके लिए और उन्होंने कभी नियम तोड़ते हुए कभी नहीं देखा है। मैं समझता हूं आज टीवी के तौर पे हम अभी देख रहे हैं जो भी उधर, जैसे आपने खुद कहा अखिलेश जी, उन्होंने बहुत उनका जो काफिला है वो बहुत दूर ही उन्होंने खुद उतर के खुद चलकर वोट करके आया हुआ है। और जहां पे भी जब लोग जाएंगे, ये तो इलेक्शन में कहीं पे भी होता है। कल एमसीडी इलेक्शन में वोट करने गए थे, उधर भी लगभग 100-200 मीटर दूरी में तो काफी लोग खड़े थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात है। जो एक कांग्रेस का नॉन कॉन्फिडेंस और ये फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि एक 27 साल के बाद भी वो कहीं पे भी ना प्रचार में है ना लोगों को दिल में है। तो इस तरह का टाइम पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, उनको तो डेफिनेटली चिंता होगा अब क्या होगा। सिर्फ 2 स्टेट है अपने पास, वो 2 स्टेट में भी दोनों जगहों पे आपस में इंटरनल लड़ाइयां हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन और कांग्रेस नेताओं का फ्रस्ट्रेशन, लेकिन एक चीज आपको समझना है, लोकतंत्र में लोग ही हर सिटीजन जो होता है वो ही सबसे बड़ा नेता होता है। और उन लोगों ने हर बार एक पार्टी को या एक नेता को बार चुन के लेके आता है। हमें उनको आदर करना चाहिए, ना कि हमें सिर्फ ये है कि दैट उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, जैसे बच्चों जैसे रोना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। असली मुद्दे पे आप अजय जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं नाम्बियार जी, मैं उनका भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी अजय जी। देखिए यदि प्रधानमंत्री जी के काफिले को जहां रोका गया है, कहीं ना कहीं वही आचार संहिता की दूरी का मामला होगा। फिर इतने सारे लोग भाजपा का झंडा लेकर के अंदर में कैसे वो पोलिंग बूथ तक है? ये इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मैं प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी नहीं मानता, ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पार्टी का मामला नहीं है, ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो सकता है और इस पर कार्रवाई की मांग करना क्या गलत है? एक बात पर, ऐसे मुद्दों पर ये क्या बात कर रहे हैं भाजपा के लोग? अंधभक्ति का मतलब पट्टी ही बांध लिया है क्या आप लोगों ने? कोई कायदे कानून नियम तो होते हैं ना, चुनाव के भी नियम है। आज आपने देखा यदि प्रधानमंत्री जी पैदल चलना उनको पड़ रहा है तो निश्चित तौर पे वो दूरी तय की गई होगी 200 मीटर की। और जिस तरह की हालात है, चुनाव जहां बूथ है, बूथ से 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं उतने भीड़ है। अजय जी ये जो इलाका है, अजय जी ये रेजिडेंशियल इलाका है, ये जो स्कूल है निशान स्कूल, ये रेजिडेंशियल एरिया के बीच में बना है। लेकिन अब लोग अगर अपनी छतों पे खड़े हो जाएं और पीएम को देखने के लिए अगर हाथ हिला दें तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? छत पे नहीं थे आप, छत पे नहीं थे। अभी जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोग छतों पे खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, भाजपा का झंडा लेकर है। अभी का तस्वीर है, पुराना तस्वीर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सरेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे मुद्दों पर कम से कम सबको संवेदनशील रहना चाहिए। पार्टी का अजय जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर अजय जी, क्या आप अपनी आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज करवाएगी कांग्रेस पार्टी इसके बाबत? मैंने दर्ज करा दिया है आपके चैनल के माध्यम से। नहीं, चुनाव आयोग में जाएंगे आप औपचारिक रूप से शिकायत के लिए? वो देखिए आप कैसे फूल लेकर के और गुलाब वो देखिए कहाँ है। अजय जी, अल्पेश जी भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देने चाह रहे हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। जी अल्पेश जी बताइए। देखो, कोई भी लोग मत देने जाए, अपना स्वतंत्र अधिकार है, वो चाहे देश का पीएम हो या छोटा सा नागरिक हो। लेकिन जिस तरह दोनों तरफ बैरिकेडेड के साथ भाजपा के झंडे दिखा रहे,
तो मैं एनडीटीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर टनल के उद्घाटन में हमारे पीएम जाते और छोटा सा कचरा देख लेते तो कैसे कचरा लेके खिच्चे में डाल दिया था, आप सबने देखा होगा। तो इस तरह पीएम को सूचना देनी चाहिए कि जिस लोगों ने कमल वाली टोपी पहनी हो, भाजपा के झंडा ले रहे हैं, इलेक्शन के दिन नहीं होना चाहिए। अगर पीएम कायदे तोड़ नहीं रही है तो पीएम को सूचना देनी चाहिए। और मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि जिस तरह टनल का कचरा लिया था, इसी तरह हर लोग के पास से झंडा ले लेना चाहिए था जी। कि इस तरह अब किसी भी पार्टी का प्रतीक इस दिन लहरा नहीं सकते हो, 200 मीटर के बाहर हो या 200 मीटर के अंदर हो। आप सभी ने भाजपा के प्रवक्ता बचाव कर रहे हैं जी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर मुझे वो बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याद आती है अखिलेश, जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था कि हमें ऐसे चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करने से डरे ना, पीछे ना हटे। देखते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो आपत्ति दर्ज करवा रही है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, क्या ये आपत्ति दर्ज करवाते हैं औपचारिक रूप से, उसका भी इंतजार रहेगा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ क्षणों पहले ही अपना मतदान किया है। गुजरात के राणीप इलाके में वो पहुंचे और कुछ दूरी पर उन्होंने गाड़ी जो है उन्हें रोकनी पड़ी और उसके बाद जब वो पैदल वहां से जा रहे थे तो ये तस्वीरें देखने को मिली है जब दोनों तरफ सड़क के भीड़ जो है वो नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन कर रहे थे और इस तस्वीरों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमारे शो पर आपत्ति भी दर्ज की। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। ये दूसरी तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है घाट लोदिया में, उन्होंने भी वोट डाला है। तो बीजेपी यहाँ पर कोशिश बीजेपी की यही रही है कि जोरदार वापसी करे और पिछले जो जीत के रिकॉर्ड हैं उन्हें तोड़ते हुए एक बार फिर सत्ता में काबिज हो।